ऐसे एक्टर जिनकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी और ये रातों रात स्टार बन गए। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। जिन्हें पिता, भाई और माँ से एक्टिंग विरासत में मिली। हालांकि अपनी नेचुरल एक्टिंग और काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ना मिलो हमसे ज्यादा, कहीं प्यार हो न जाए, कहीं प्यार। चार्मिंग लुक्स और जबरदस्त बॉडी के मालिक, जिनके बोले गए डायलॉग्स ने दर्शकों को इनका दीवाना बना दिया। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने दम पर अपनी डेब्यू फिल्म हिट करवाने के बावजूद इन्हें कमजोर और रोबोटिक एक्टिंग करने वाला अभिनेता कहा गया। तेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि तू सदा गिरा हुआ बाप है या सदा गिरा हुआ इंसान। क्या आप मानेंगे कि अपने करियर में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करने के बावजूद इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुईं और इन पर फ्लॉप एक्टर का टैग लग गया। और मेरा उसूल है, आदमी खत्म, काम खत्म। और क्या आप यकीन करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड फैमिली से होने और करोड़ों की फैन फॉलोइंग होने के बावजूद ये काम न मिलने की वजह से कई साल तक डिप्रेशन में रहे और इस दौरान इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। उम्र के साथ हर चीज बदल जाती है काजल। आदमी बदल जाता है, उसके ख्यालात बदल जाते हैं। तो कौन है ये एक्टर और क्यों बॉलीवुड के इतने रिच और पॉपुलर फैमिली में पैदा होने के बावजूद कठिनाइयों और उतार चढ़ाव भरी रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। भूल न जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना प्यार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डैशिंग लुक्स, कूल एक्टिंग स्किल्स और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के मालिक बॉबी देओल की। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा उड़ा ले। हालांकि बॉबी देओल बॉलीवुड के उन स्टार किड्स में रहे जिनकी पहली फिल्म हिट होने के बावजूद ये अपने करियर में कुछ खास नहीं कर सके। बॉबी देओल बॉलीवुड के अंडररेटेड एक्टर्स में से एक रहे जिन्होंने कई फिल्मों में उम्दा एक्टिंग की। यहाँ तक कि इनकी वेब सीरीज के लिए भी इन्हें खूब सराहना मिली। हालांकि इसके बावजूद बॉलीवुड में इन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। कहा जाता है कि बॉलीवुड की ऐसी बहुत सी फिल्में थीं जिसमें ये फिल्म डायरेक्टर्स की पहली पसंद रहे, लेकिन कुछ कारणों से ये फिल्में इनके हाथ से निकल गईं। तो इससे पहले कि आपको बॉबी देओल के करियर और पर्सनल लाइफ के अनसुने पहलुओं से रूबरू कराएं, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की, फ्लॉप होने के बावजूद कैसे बन गए ये लॉर्ड बॉबी और क्यों कहलाए इनके फैन बूबियंस। You just became like this internet sensation. Like there are people on Reddit that are a whole community called Boobian, and there are thirst trap images of yours all over. And suddenly there's an awakening to Bobby Deol. बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई में हुआ। इनके पिता धर्म सिंह देओल यानी सुपरस्टार धर्मेंद्र एक जाने माने एक्टर और मां प्रकाश कौर एक हाउसवाइफ थी। माँ बाप ने इनका नाम विजय सिंह देओल रखा। हालांकि फिल्मों में आने से पहले इनका नाम बॉबी देओल रख दिया गया। बॉबी के बड़े भाई सनी देओल रहे जो आगे चलकर बॉलीवुड में एक्टर बने, तो वहीं इनकी दो बहनें विजेता और अजीता देओल बाद में कैलिफोर्निया जाकर बस गईं। आगे चलकर पिता धर्मेंद्र ने फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी कर ली और उनसे हुई इनकी सौतेली बहनें ईशा और आहाना देओल। साथ ही अभय देओल रिश्ते में बॉबी के कजिन लगते हैं। बॉबी की स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से हुई और ग्रेजुएशन इन्होंने मुंबई के ही मीठी बाई कॉलेज से पूरा किया। बॉबी के बचपन से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्से की बात करें तो अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बॉबी ने एक इंटरव्यू में बताया, जब मैं बच्चा था तब मेरी आवाज बहुत पतली थी। मैं फोन पर बात करता तो लोग सोचते कि लड़की बोल रही है। वो मुझसे पूछते कि बहन जी, धर्म जी घर पर हैं क्या। शुरुआत में मैं काफी गुस्सा हो जाता था, लेकिन बाद में मैंने अपनी पतली आवाज का बहुत फायदा उठाया और होटल में अलग अलग कमरों के नंबर डायल कर उनसे लड़की की तरह बात कर खूब मौज मस्ती की। खैर, बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की। साल 1977 में मनमोहन देसाई की फिल्म धर्मवीर में इन्होंने पिता धर्मेंद्र के बचपन का रोल निभाया। धर्म, तू राम दिन का बेटा है। हथौड़े का एक फटका 10 के बराबर होना चाहिए। ये बात है बाबा।
तो ये लो। लेकिन बाद में ये किसी और फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर नहीं आए। पिता धर्मेंद्र चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्हें लेकर एक और फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्हें ये डर हो गया कि कहीं उनका बेटा टाइपकास्ट ना हो जाए और उन्होंने ये ख्याल छोड़ दिया। फिर 90 के दशक में बॉबी को एक एक्टर के रूप में डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि ये इतना आसान नहीं रहा। हुआ यूं कि जब बॉबी देओल अपना एक्टिंग डेब्यू करने के लिए तैयार हुए, उसी दौरान डायरेक्टर सुभाष घई फिल्म सौदागर में बॉबी को लॉन्च करना चाहते थे। हालांकि धर्मेंद्र ऐसा नहीं चाहते थे। धर्मपाजी ने बेटे की लॉन्चिंग की जिम्मेदारी शेखर कपूर को दी थी। कहा जाता है कि साल 1990 में सिने ब्लिट्ज मैगजीन के कवर पर एक बड़ी तस्वीर छपी जिसमें बॉबी देओल और करिश्मा कपूर नजर आ रहे थे। बताया जाता है कि ये आने वाली फिल्म बरसात की अनाउंसमेंट थी, लेकिन बाद में किसी कारण से ट्विंकल खन्ना से करिश्मा कपूर को रिप्लेस कर दिया गया और ट्विंकल के साथ बॉबी ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। हालांकि 27 दिन की शूटिंग होने के बाद शेखर कपूर को दूसरी फिल्म बैंडिट क्वीन डायरेक्ट करने का मौका मिल गया और वो इस फिल्म को बीच में ही छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि इससे शेखर कपूर को हॉलीवुड का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद साल 1983 में धर्मेंद्र ने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला जिसका नाम बेटी विजेता के नाम पर विजेता फिल्म्स रखा गया। इससे उन्होंने पहले सनी देओल के लिए बेताब बनाई जो कि सुपरहिट रही। फिर देओल परिवार ने राजकुमार संतोषी को अप्रोच किया। राजकुमार संतोषी मान गए और एक बार फिर ट्विंकल खन्ना के साथ बॉबी देओल ने फिल्म बरसात की शूटिंग शुरू कर दी। ट्विंकल खन्ना की भी ये डेब्यू फिल्म रही और यही वजह थी कि इस फिल्म को धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने मिलकर प्रोड्यूस किया। बताया जाता है कि पूरी शूटिंग के दौरान सनी देओल भाई को सुपरवाइज करते रहे और इसी वजह से खुद 1 साल तक काम नहीं किया। सनी देओल इस फिल्म में बॉबी का इंट्रो सीन यादगार बनाना चाहते थे और इसी के लिए पूरी शूटिंग टीम को यूरोप ले जाया गया जहां बॉबी को असली टाइगर से लड़ना था। ये सीन परफेक्टली शूट करने के बाद दूसरी लोकेशन पर टीम को ले जाया गया जहां बॉबी को अब घोड़े के ऊपर शूट करना था। हालांकि सीन रिकॉर्ड करते वक्त अचानक बॉबी का घोड़ा बेकाबू होकर दूसरे घोड़े से जा टकराया जिस वजह से बॉबी दूर जाकर गिरे और इन्हें गहरी चोट आ गई। हॉस्पिटल जाने पर पता चला कि बॉबी के पैर की हड्डी टूट चुकी थी जिसके लिए पैर में रॉड फिट करनी पड़ी और बॉबी आज भी उन रॉड्स के सहारे ही चलते हैं। खैर, सितंबर 1995 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉबी रातों रात स्टार बन गए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए बिना तेरे। फिल्म सुपरहिट रही और बॉबी के रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तब बॉबी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का फिल्म फेयर अवार्ड भी आयोजकों ने हॉस्पिटल में जाकर ही दिया था। इस फिल्म के बाद बॉबी देओल का लेदर जैकेट हो, उनकी हेयर स्टाइल हो या उनका गाना तेरी अदाओं पे मरता हूँ, सब बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और फिल्म इंडस्ट्री ने भी ये मान लिया कि देओल फैमिली में कोई तो है जो डांस कर सकता है। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझ लव मैं करता। बताया जाता है कि जिस वक्त बॉबी देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया वो दौर इंडस्ट्री में स्टार ब्रदर्स के लॉन्चिंग का ही रहा। बॉबी की लॉन्चिंग से कुछ ही समय पहले आमिर के भाई फैजल ने फिल्म मदहोशी से डेब्यू किया और उसी दौरान अनिल कपूर के भाई संजय कपूर ने फिल्म प्रेम से डेब्यू किया। उन्हें भी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बॉबी देओल को इन सब से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। इसी दरमियान सलमान के भाई अरबाज भी फिल्म दरार से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले थे। खैर, कम ही लोग जानते हैं कि अपनी पहली फिल्म से स्टार बनने वाले बॉबी देओल उस वक्त अपने 5 साल पुराने रिलेशनशिप के ब्रेकअप से गुजर रहे थे। बताया जाता है कि बॉलीवुड में एंट्री से पहले बॉबी एक्ट्रेस नीलम को डेट कर रहे थे। हालांकि 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बावजूद दोनों इस रिश्ते को संभाल नहीं सके और इनकी राहें जुदा हो गईं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र को इनका रिश्ता पसंद नहीं था, तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पूजा भट्ट के साथ बॉबी देओल इन्वॉल्व हो गए और इसी वजह से नीलम ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद बॉबी को साल 1997 में डायरेक्टर राजीव रॉय की फिल्म गुप्त में काजोल और मनीषा कोइराला के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म भी सुपरहिट रही और इस फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला।
इसी साल बॉबी देओल की एक और फिल्म और प्यार हो गया रिलीज हुई, जिससे ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। कैसा इकरार है अल्लाह अल्लाह, कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। इसके बाद साल 1998 में इन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म करीब में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें। इसके बाद बॉबी देओल अब्बास मस्तान डायरेक्टेड फिल्म सोल्जर में प्रीति जिंटा के ऑपोजिट नजर आए। अब जैसा आदमी का नेचर होता है उसे वैसे खेल पसंद आते हैं, और इनका नेचर तो लड़ाई झगड़ा और मारपीट का है, इसलिए इन्हें WWF की कुश्ती पसंद। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ने वाली इस फिल्म ने बॉबी के डगमगाते करियर को अपलिफ्ट करने का काम किया। साथ ही इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले। इसके साथ ही अब भाई सनी और पापा धर्मेंद्र एक बार फिर बॉबी के करियर को अपलिफ्ट करने के प्रयास में लग गए। सनी ने फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाया और सबसे पहले बॉबी देओल के साथ उन्होंने फिल्म बनाई दिल लगी, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया पापा धर्मेंद्र ने। कहा जाता है कि सनी ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ ही पहली बार भाई बॉबी के साथ स्क्रीन भी शेयर किया। आपने माँ से वादा किया था ना कि मुझे हर खुशी देंगे। बहुत अच्छी तरह से निभाया आपने अपना वादा। आप जैसे भाई से तो अच्छा मेरा कोई भाई नहीं होता। इसके बाद बॉबी देओल रानी मुखर्जी के साथ साल 2000 में बादल और बिच्छू फिल्म में अभिनय करते नजर आए। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार, जीवन में जाने जाना। इसके बाद ये करिश्मा कपूर के साथ फिल्म हम तो मोहब्बत करेगा में नजर आए, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। अब कोई इनकार मुश्किल हो गया। ये वही दौर रहा जब बॉबी देओल अपना स्टारडम बचाने का प्रेशर फील करने लगे। एक्सपर्ट्स की माने तो बॉबी की एक्टिंग में वेरिएशन की कमी थी और इसीलिए ये एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अब फिल्म क्रिटिक भी इनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज करने लगे और बॉबी के एक्सप्रेशंस को रोबोटिक करार दे दिया। बात जितनी जरूरी है उतनी ही करो, उससे ज्यादा नहीं। ओके। जितना मैं बताता हूँ समझाता हूँ उतना ही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। अभी तक तो बॉबी अपनी फिल्मों में सोलो या लीड रोल ही कर रहे थे, यानी फिल्म को हिट कराने की जिम्मेदारी अकेले बॉबी के कंधों पर ही होती थी। लेकिन लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद अब इन्हें साइड रोल या मल्टी स्टारर फिल्में ही ऑफर होने लगी, और ऐसी ही एक फिल्म रही साल 2001 में आई अजनबी, जिसमें इनके साथ अक्षय कुमार नजर आए। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। फिल्म तो एवरेज रही, लेकिन सारी लाइमलाइट अक्षय कुमार ले गए, क्योंकि नेगेटिव रोल में दर्शकों ने उन्हें ज्यादा पसंद किया। क्या देख रहा है? हाँ? कुछ नहीं। सीधे सीधे बोलना, मेरी बीवी को देख रहा है। कैसी बात कर रहा है? यार अगर तू मेरी बीवी को देख भी रहा है तो उसमें गलत क्या है? सोने में बात ही कुछ ऐसी है, जो भी उसे देखता है देखते ही रह जाता है। इसके बाद बॉबी इसी तरह की एक और फिल्म हमराज में अक्षय खन्ना के साथ नजर आए। मैंने फैसला कर लिया है, मैं जेल जाऊंगा, लेकिन 7 साल के लिए नहीं, तुझे मारकर 14 साल के लिए। इसके बाद बॉबी ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों में नजर आने लगे, जिनमें कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम और अपने में इन्हें अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सलमान खान, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र और सनी देओल जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला। राज की बात यह है बंसाली मेरे यार कि मैं हर दिन ना पेड़ पे चढ़ता रहता हूँ, वो भी उल्टा, और उसके साथ 11 किलो घास खा लेता हूँ। इनमें से कुछ फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन मल्टी स्टारर होने की वजह से उसका क्रेडिट बॉबी को नहीं मिल सका। इस दौरान इनके लीड रोल वाली कुछ फिल्में आईं, जैसे चोर मचाए शोर, किस्मत, बर्दाश्त, जुर्म और बरसात, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। अपनी बीवी को अपनी पीठ पे छुरा मारते हुए देख के भूल जाओ, उसे अपने यार की बाहों में झूमते हुए देख के अपनी आंखें बंद कर लो।
फिल्में नहीं मिलना या फिर जैसा रोल चाहिए वैसा नहीं मिलना, मिलने पर फ्लॉप हो जाना और कंधों पर स्टारडम का प्रेशर, इन सब ने मिलकर बॉबी को डिप्रेशन की ओर धक्का देना शुरू कर दिया। इसी बीच बॉबी देओल को इम्तियाज अली ने फिल्म जब वी मेट का ऑफर दिया। हालांकि उस वक्त फिल्म का नाम पंजाब मेल सोचा गया था। हालांकि अचानक बॉबी देओल को शाहिद कपूर से रिप्लेस कर दिया गया और फिल्म का नाम पंजाब मेल से बदलकर जब वी मेट रख दिया गया। जानकारों की माने तो फिल्म की हीरोइन करीना उस वक्त शाहिद कपूर को डेट कर रही थी, जिनके प्रेशराइज करने के कारण ही फिल्म से बॉबी को निकालकर शाहिद को रख लिया गया। ऐसे कुछ और भी इंसिडेंट्स रहे जहां बॉबी को दूसरे हीरो से रिप्लेस कर दिया गया और जो फिल्में इन्हें मिली वो सफल नहीं हो सकी। हाँ, बीच बीच में इन्हें मल्टी स्टारर फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स मिलते रहे, लेकिन ये वो दौर रहा जब कोई भी डायरेक्टर बॉबी को अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहता था। कुछ चीजें इंसान जिंदगी से सीखता है और कुछ मौत से। इसके बाद बॉबी देओल डिप्रेस्ड रहने लगे और नशा करना शुरू कर दिया। बॉबी देओल ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये सारा दिन शराब पीते हैं और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। साल 2011 से साल 2015 के बीच बॉबी बहुत ही कम नजर आए और इसी दौरान इनकी एक ऐसी फोटो वायरल हुई जिसने सबको चौंका दिया। वैसे तो इस ड्यूरेशन में बॉबी मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहते थे, लेकिन इसी दौरान जब ये एक इवेंट अटेंड करने पहुंचे तो इन्हें रफ और अनफिट देख सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि लोगों के जहन में बॉबी की फिट और डैशिंग इमेज हुआ करती थी। तभी खबर आई कि बॉबी अब एक डीजे के रूप में काम करेंगे। दरअसल दिल्ली के एक क्लब में पार्टी होने वाली थी, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ बॉबी के डीजे अवतार को ही प्रमोट किया जा रहा था। टिकट का प्राइस काफी हाई था और इसकी बिक्री ये कहकर की जा रही थी कि बॉबी इस पार्टी में डीजे होंगे और सिर्फ 90s के गाने ही प्ले करेंगे, और इसी वजह से महंगे होने के बावजूद इवेंट के सारे टिकट बिक गए। हालांकि जब ये पार्टी हुई तो लोग भड़क गए और अपने टिकट के पैसों का रिफंड मांगने लगे। दरअसल हुआ यूं कि जिस इवेंट कंपनी ने ये पार्टी अरेंज किया था उसने बॉबी देओल को झूठे तरीके से प्रमोट किया। इधर उसने बॉबी देओल से कहा कि आप पार्टी में थोड़ी देर रुक कर चले जाना, और उधर टिकट ये कहकर बेचे गए कि बॉबी ही डीजे रहेंगे और पूरे इवेंट में गाने प्ले करेंगे। हालांकि पार्टी में 90s के गाने मिक्स ना कर सिर्फ एक ही गाना रिपीट मोड पर बजाया गया, जिससे लोग पहले तो बोर हुए और बाद में भड़क गए। कुछ ने बॉबी को गालियां देना शुरू कर दी तो कुछ रिफंड मांगते नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया गया कि इस इवेंट के बाद बॉबी के डूबते स्टारडम को फिर से नुकसान पहुंचा। अब तो मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है। देखा जाए तो बॉबी को फैमिली का फुल सपोर्ट मिला। स्टारडम इनके पास फिल्मों में आने से पहले से ही रहा। इन्हें अपनी फिल्मों में तमाम बड़ी एक्ट्रेसेस और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो इनके बड़े भाई सनी देओल या पिता धर्मेंद्र को मिला। आलम ये रहा कि एक्सपेक्टेशंस और फेलियर की मार से ये लंबे समय तक डिप्रेशन में चले गए और शराब की लत में डूब गए। हालांकि करीब 3 साल तक डिप्रेशन में रहने के बाद आखिरकार इन्हें ये बात समझ आ गई कि परिवार इन्हें सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। आखिरकार अपने कदमों से इन्हें खुद ही चलना होगा, और इसी सोच के साथ बॉबी ने एक बार फिर खुद को संभाला और बॉलीवुड में काम पाने निकल गए। बॉबी ने साल 2017 में फिल्म पोस्टर बॉयज से कमबैक किया। इस फिल्म में ये फिट नजर आए। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। बताया जाता है कि इस दौरान सलमान खान ने बॉबी की मदद की और 2018 में आई अपनी फिल्म रेस 3 में इन्हें कमबैक का मौका दिया। फिल्म में वैसे तो बॉबी का रोल छोटा था, लेकिन दर्शकों को इनका ये अंदाज पसंद आया और एक बार फिर से बॉबी की गाड़ी चल पड़ी। हमारे बिजनेस में दुश्मन जितने कम हो उतना ही बिजनेस बढ़ता है। कमबैक के बाद बॉबी देओल साल 2018 में ही अपने पिता और भाई के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना की सीक्वल यमला पगला दीवाना फिर से में नजर आए। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद साल 2019 में इन्हें अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 में काम करने का मौका मिला, जो कि सुपरहिट साबित हुई। फिर इन्हें साल 2020 में फिल्म क्लास ऑफ 83 और साल 2022 में लव हॉस्टल में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये दोनों फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। पार्कर ने हमेशा कलसेकर जैसे गैंगस्टर्स को प्रोटेक्ट किया है। उसका पूरा गैंग पार्कर के दम पर चलता है।
हाल की बात करें तो दिसंबर 2023 में आई फिल्म एनिमल में बॉबी के डेडली अवतार को फैंस ने खूब पसंद किया। फिल्म में वैसे तो बॉबी का नेगेटिव रोल है, लेकिन फिल्म का ट्रेलर आते ही बॉबी के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा सुर्खियां बन गई। बताया गया कि ये लुक पाने के लिए बॉबी ने 4 महीने जी तोड़ मेहनत की थी। वहीं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो साल 2024 में ये कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों के साथ ही हाउसफुल और आश्रम की सीक्वल में नजर आ सकते हैं। अच्छे से समझ लो, उसे जो एक खरोंच भी आई ना तो जिंदा ना छोड़ने वाला मैं तुम लोगों को। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी क्यों कहा गया। दरअसल बॉबी देओल जब लंबे वक्त तक फिल्मों से गायब रहे, तब इनके फैंस ने दिमाग में इनकी यादें ताजा रखने के लिए सोशल मीडिया पर बॉबी का एक मीम अकाउंट बनाया। इस अकाउंट में इन्हें लॉर्ड बॉबी नाम दिया गया क्योंकि इनके फैंस के अनुसार बॉबी की फिल्में अपने समय से बहुत आगे हुआ करती थी और फिल्मों में बॉबी का एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हुआ करता था। इसी तरह के एक फ्यूचरिस्टिक सीन की बात करते हुए इस पेज पर एक पोस्ट शेयर किया गया जिसमें बताया गया कि लॉर्ड बॉबी ने कोविड-19 की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। ये एक वीडियो पोस्ट रहा जिसमें इन्हें बार बार हाथ धुलते, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते, खुद को क्वारंटाइन करते और ऐश्वर्या राय का नेजल स्वाब टेस्ट करते देखा गया। हाथ मत लगाना भैया, कहीं ये बीमारी मुझे भी ना लग जाए, से नहीं तो जबरदस्ती से। एक और पोस्ट में साल 2008 में ही बॉबी को एयरपॉड्स यूज करते देखा जा सकता है। तो वहीं कुछ और पोस्ट्स में इन्हें अपने समय से पहले कंप्यूटर और इंटरनेट के एडवांस फीचर यूज करते देखा गया। लोगों को ये मीम इतने पसंद आए कि देखते देखते बॉबी देओल का ये नाम वायरल हो गया। वहीं बॉबी के फैन बेस के अतरंगी नाम यानी बूबियंस की बात करें तो बताया जाता है कि ये नाम बॉबी के उन्हीं फैंस ने इजाद किया जिन्होंने इन्हें लॉर्ड बॉबी नाम दिया। फैंस का मानना है कि जिस तरह शाहरुख खान के फैंस यानी SRK के फैंस खुद को SRKians बुलाते हैं, उसी प्रकार इन्हें भी बूबियंस बुलाना चाहिए। हालांकि इस लिहाज से बॉबी के फैन बेस का नाम बॉबियंस होना चाहिए, लेकिन मीम और डार्क ह्यूमर पसंद करने वाले इनके फैंस ने जानबूझकर यानी मजाकिया तर्ज पर खुद को बूबियंस कहना बेहतर समझा। There was a time when I was trolled and memes were made to put me down, but now the same trolling and the memes have kind of become like a thing that they love doing with me. Have you ever met a boobian? Not really, but I guess I feel all of them are boobies who I meet. बॉबी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो बताया जाता है कि इनकी पत्नी तान्या देओल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। हालांकि तान्या दिखने में किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं है। तान्या काफी खूबसूरत और स्टाइलिश हैं और इस उम्र में भी काफी फिट नजर आती हैं। वैसे तो बॉबी और तान्या की शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन दोनों के बीच प्यार आज भी कायम है और यही वजह है कि दोनों को बॉलीवुड का पावर कपल कहा जाता है। बॉबी देओल के साथ तान्या की लव स्टोरी किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी देओल को तान्या से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। बताया जाता है कि तान्या को पहली बार रेस्टोरेंट में देखने के बाद ही बॉबी उनके बारे में पता लगाना शुरू कर दिए थे। इन्होंने तान्या का फोन नंबर लेने के लिए खूब मेहनत की। वहीं फोन नंबर मिलते ही बॉबी ने जरा भी देर नहीं की और तान्या को डेट के लिए अप्रोच कर दिया। हालांकि शुरुआत में तो तान्या ने बॉबी के साथ डेट पर जाने से साफ मना कर दिया और इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन बाद में दोनों की बात बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉबी ने तान्या को उसी रेस्टोरेंट में प्रपोज किया जहां इन्होंने उन्हें पहली बार देखा था। वहीं तान्या को भी बॉबी देओल के प्रपोज का अनूठा अंदाज खूब पसंद आया और उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद मई 1996 में तान्या और बॉबी देओल ने शादी कर ली और शादी के 6 साल बाद तान्या ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, जिसके 2 साल बाद इन्होंने अपने दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया। ऐसे में बॉबी देओल और तान्या कम उम्र में ही 2 बच्चों के पेरेंट्स बन गए। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन्होंने जल्दी शादी कर ली और बच्चे भी इसलिए जल्दी कर लिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब इनके बच्चे बड़े हों तो ये बूढ़े दिखने लगे। बॉबी की वाइफ तान्या एक भूतपूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर और एक फाइनेंस कंपनी के मालिक की बेटी हैं और इनका द गुड अर्थ नाम से खुद का फर्नीचर और होम डेकोरेशन का बिजनेस है। कई बॉलीवुड स्टार्स और बिजनेसमैन इनके क्लाइंट हैं। तान्या ने 2005 में आई फिल्म जुर्म और 2007 में आई नन्हे जैसलमेर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी की है। साथ ही ट्विंकल खन्ना के व्हाइट विंडो स्टोर में तान्या देओल के डिजाइन किए फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर एक्सेसरीज भी मौजूद हैं। कई
रिपोर्ट्स के अनुसार बॉबी देओल की कुल संपत्ति 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 66 करोड़ रुपए है। इनकी मेन इनकम फिल्मों से होती है, जिसके लिए ये प्रति फिल्म लगभग 4 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। साथ ही मुनाफे में भी हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा ये ढेर सारे ब्रांड इंडोर्समेंट भी करते हैं, जिसके लिए ये पर ब्रांड लगभग 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। कह सकते हैं कि करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखकर बॉबी देओल निराश तो हुए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और हर बार कमबैक का प्रयास किया। आज भी बॉबी के लाखों फैंस हैं, जिन्हें इनकी फिल्मों और वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से बॉबी देओल को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। कभी भी मुझे अपने 2 कौड़ी के सात्विक ज्ञान का उपदेश मत देना, इनसे ऊपर उठ चुका हूं मैं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी बॉबी देओल से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।